हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के एक नए वीडियो सेशन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हर एक चैप्टर के फार्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें फार्मूले में यूज हुए हर एक टर्म को एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल की सीरीज में हमने देखा कि आप लोग क्वेश्चन तो सही लगाते हैं, वैल्यू तो सही निकालते हैं, लेकिन मात्रक कभी गलत कर देते हैं, कभी जो है उसको टर्मिनेट करने में गड़बड़ी कर देते हैं, यानी पक्षांतर करने में गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी दिक्कतें आपको ना आए, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम हर एक चैप्टर के फार्मूले को डिस्कस कर दें। ठीक है, तो अगर आपके मात्रक और सब कुछ सही है तभी आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने वैल्यू सही निकाली और मात्रक भी गलत कर दिया है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये सारी गलतियां आप बोर्ड एग्जाम में ना करें, इसके लिए क्या करना है कि आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा सबसे पहला फार्मूला है वो क्या है? वैद्युत आवेश का। तो वैद्युत आवेश का फार्मूला होता है Q = N/E, जहां पे N जो है इलेक्ट्रॉन का क्या है? आवेश है। E जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और N जो है नंबर बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और ये कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁷ -19 होता है। ठीक है, 1 × सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का जो सबसे पहला फार्मूला है वो क्या है? वैद्युत आवेश का। वैद्युत आवेश Q = क्या होता है? पहला है वैद्युत आवेश Q = N/E, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये बन जाता है कि 2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? तो Q का मान कितना दिया हुआ है? 2 कूलम। ठीक है, तो Q की जगह हम रखेंगे 2। पूछ रहा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने यानी नंबर पूछ रहा है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, N पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? N × E। अब हमें N पूछ रहा है तो N को इसी साइड रखो, E को भेज दो इस साइड, तो बटे में हो गया E। ठीक है, अब 2 में इससे भाग कर देना। अब मात्रक देखो, Q का भी मात्रक कूलम है और E का भी मात्रक कूलम है, तो कूलम बटे कूलम कैंसिल होगा, N का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने हमको जो है मैसेज किया था कि न्यूटन पर कूलम। अरे भाई, कहाँ न्यूटन पर कूलम आ रहा? कूलम से कूलम कैंसिल हो जा रहा है ना, कोई मात्रक ही नहीं है N का। हमको N 2 3 4 5 ऐसे कोई नंबर आएगा निकल के ना, तो उसका कोई मात्रक थोड़ी होता है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला फार्मूला है कूलम का नियम। ठीक है, दूसरा है कूलम का नियम। तो कूलम का क्या नियम है? कूलम ने जो अपना नियम बताया है वो 2 स्थिर बिंदु आवेश है। इस बात को आप नोट कीजिए कि 2 स्थिर बिंदु आवेश, मान लेते हैं एक बिंदु आवेश यहाँ कहीं है, एक बिंदु आवेश यहाँ कहीं है। ठीक है, इनके बीच की अगर दूरी d है तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा F का मान वो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2। मान लेते ये चार्ज हमारा Q1 है, ये Q2 है, बटे इनके बीच की दूरी d²। ठीक है भाई, बल। ठीक है, फोर्स है, तो फोर्स का मात्रक होता है आपका न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे ε0 क्या है? ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, और इसकी आपकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। ये आपकी वैल्यू होती है 1/4πε0 का मान। ठीक है, क्लियर हो गया? Q1 Q2 क्या है? दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं, D इनके बीच की दूरी। ठीक, अगला देखते हैं फार्मूला नंबर 3। तीसरा फार्मूला क्या है कि यही अगर हमारे 2 से कई सारे आवेश हों, ठीक है, बहुत सारे चार्ज हों, तो उनके बीच क्या बल लगेगा? तो उनके बीच लगने वाला बल
हम क्या करेंगे, हर एक चार्ज के द्वारा लगने वाला बल अलग अलग निकाल के डायरेक्टली जोड़ लेंगे या डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर प्लस Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर प्लस Q1 Q4 बटे R14 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी चार्जेज होंगे उनके द्वारा ये लगने वाला बल होगा। ठीक है, अगला देखते हैं फार्मूला नंबर 4 वैद्युत क्षेत्र का है। तो वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, चौथा वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q या 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ, तो इसके कारण R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा ये यही होगा। ठीक है, यहाँ पे R क्या है, इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, Q इस आवेश का मान है, 1/4πε0 का मान यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये इस टर्म में आए हुए, और इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक कभी रटना नहीं है। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक बन गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला फार्मूला क्वेश्चन 5। तो 5 है आपका बहुत से आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बहुत से आवेशों के कारण आपका क्या आया, वैद्युत बल आया, ठीक उसी तरीके से बहुत से आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, बहुत से आवेशों E बराबर 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, Q1 बटे R1 स्क्वायर प्लस Q2 बटे R2 स्क्वायर प्लस अप टू जितने भी चार्ज होंगे Q1 बटे Rn स्क्वायर। ठीक है, तो सबके कारण कंबाइंड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि मात्रक भी वही होगा, न्यूटन पर कूलाम, और सारी चीज़ें होंगी। हाँ, एक चीज़ और, PDF भी आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, टाइप होकर रेडी हो गया है, वो आपको टॉप 100 बैच में भेज दिया जाएगा। ठीक है, और ऐप पे भी अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है छठा फार्मूला, 5वां हो गया, टोटल 11 या 12 फार्मूले हैं आपके चैप्टर नंबर 1 में। वैद्युत फ्लक्स, छठा है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या चीज़ होता है कि जैसे मान लो कोई आवेश रखा हुआ है, तो इस आवेश के कारण क्या हो जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरती हैं, और ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से, किसी मान लेते हैं ये हमारा कोई पृष्ठ, इसके लंबवत रखा गया, तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, और इसका फार्मूला होता है phi = E.A। ठीक है, या EA cos थीटा। ठीक है, EA cos थीटा, जहां पे cos थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र, और जो हमारा क्या रखा हुआ है, पृष्ठ रखा हुआ है, उसके क्षेत्रफल वेक्टर के बीच बना हुआ कोण है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका मात्रक क्या होगा, E का मात्रक क्या है, न्यूटन बटे कूलाम, A का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये इसका मात्रक हो गया। इसी को वेबर भी बोलते हैं। नहीं, वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, इसका मात्रक यही है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जानकारी लो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो हमारे दो समान, ठीक है, परिणाम में समान हो, दो समान परिणाम के आवेश, अगर इसका मान जो है Q है तो इसका मान भी Q होना चाहिए, लेकिन नेचर में विपरीत, एक प्लस है तो दूसरा माइनस।
ठीक है। अगर मान लीजिए ये 5 कूलाम का आवेश है तो ये 5 कूलाम धन आवेश होना चाहिए और दूसरा 5 कूलाम का ऋण आवेश। ये दोनों अगर एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 2L की दूरी पर स्थित हैं तो इस प्रकार से जो हमारा निकाय बनता है वो हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। और इसके अगर आघूर्ण की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणाम। यहाँ हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें परिणाम लेना और परिणाम दोनों का ही सेम है। ठीक है। ये भी 5 कूलाम है, ये भी 5 कूलाम है, तो किसी एक का परिणाम यानी Q गुणे इनके बीच की टोटल दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है 2L। ठीक है। तो कितना हो गया 2QL। मात्रक क्या हुआ, Q का मात्रक कूलाम, L का मात्रक मीटर, तो मात्रक क्या हो गया कूलाम मीटर। ठीक है। तो कभी भी मात्रक मत रटो भाई, जो फार्मूले में जो टर्म आए हैं उसमें देखो कुछ फंडामेंटल्स चीज़ें आपकी होती हैं, जो कुछ बेसिक यूनिट आपको होते हैं, आपको पता होते हैं। ठीक है। अब जैसे कूलाम है, Q है, Q का मात्रक कूलाम है। ठीक है। F है, F का मात्रक न्यूटन है। तो ऐसे ही तुम आपको बेसिक कुछ चीज़ें मिलेंगी। लंबाई का मात्रक आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि लंबाई का मात्रक जो है वो मीटर होता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ बेसिक आपको फंडामेंटल यूनिट्स मिलेंगे जिसकी यूनिट आपको पता होंगी। अगला देखिए, यही वैद्युत द्विध्रुव, इसके कारण अगर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए, इसके सेंटर पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट वो है, मान लेते हैं इससे r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है r है। इस पॉइंट P पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E = 1/4πε0 2P/r3। टर्म एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि नहीं है, जल्दी बोलो भाई। P क्या चीज़ है, पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ, P ये है। 1/4πε0 क्या होता है, पहले ही आपको बताया जा चुका है कि इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, और जहाँ पे ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, r³ क्या है, द्विध्रुव के सेंटर यानी मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक। अगला देखते हैं, ये तो हो गया अक्षीय स्थिति में बिल्कुल एक्सिस पर। निरक्षीय स्थिति में यानी इससे r दूरी पर, चाहे ऊपर चाहे नीचे, यहाँ कहीं निरक्षीय स्थिति में अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ये डिस्टेंस अगर r हो, ठीक है, तब कैसे निकलेगी। मान लो पॉइंट P आपका वहाँ ना हो के यहाँ हो जाए निरक्षीय स्थिति में, तब आपका फार्मूला बनेगा E = 1/4πε0 P/r³। मात्रक पता ना क्या हो जाएगा, E का मात्रक न्यूटन पर कूलाम। ठीक है। इसका भी मात्रक न्यूटन पर कूलाम। P क्या चीज़ है, एक्सप्लेनेशन यहाँ है। R क्या है, मध्य बिंदु से इसकी दूरी है। ठीक है। अगला देखते हैं, फार्मूला नंबर 8, आपका 8वां फार्मूला है कि एक समान वैद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। जैसे मान लेते हैं कोई एक समान हमारा वैद्युत क्षेत्र है, जैसे देखो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस पर कोई द्विध्रुव हमारा रखा हुआ है। ठीक है। अब द्विध्रुव पे क्या है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है। ठीक है। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश रखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र उस पर क्या करेगा, बल अप्लाई करेगा। कितना लगेगा, QE, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर भी चार्ज है लेकिन माइनस चार्ज है, तो इस पे जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, F = QE। बल वही लग रहा है लेकिन दिशाएं दोनों की अलग अलग हैं। तो अगर देखो किसी भी चीज़ को, जैसे यही है, ठीक है, इस पर एक लोग इधर से खींच रहे हैं, एक लोग इधर से, दोनों लोग ऐसे खींच रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा ना। इस पे 2 बल काम कर रहे हैं, तो बल युग्म आघूर्ण इसीलिए किया गया। तो बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है P × P × E। ठीक है। P क्या चीज़ है, जान ही रहे हो, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा PE sin θ। मात्रक P का मात्रक क्या है, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। E का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, बचा क्या, न्यूटन मीटर।
मात्रक आ गया न्यूटन मीटर, किसका, टाउ का, यानी बलयोग आघूर्ण का। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर? चलो आगे देखो। अगला है गॉस का नियम। तो गॉस का क्या नियम है? गॉस का सिंपल सा रूल है कि अगर कोई भी हमारा बंद पृष्ठ है उससे संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर चार्ज रखा हुआ क्यू, तो इस पृष्ठ से संबंधित कुल चुंबक वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इसमें उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश कितना है क्यू, इसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये आपके वैद्युत फ्लक्स फाई का मान हुआ। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है? मात्रक यहाँ लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ठीक, आगे देखते हैं फार्मूला नंबर 11। तो 11वां फार्मूला आपका है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे चालक तार के कारण, मान लेते हैं ये अनंत लंबाई का कोई हमारा सीधा चालक तार है, इसके कारण ये एक समान रूप से आवेशित है। इस पर क्या है? आवेश है। ठीक है, ये आवेशित है, इसके कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा बटे r। ठीक है, 2 लैम्डा बटे r, जहां पे लैम्डा क्या है? इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व है, यानी लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। ठीक है, जहां पे लैम्डा क्या है कि इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व और लैम्डा का मान होता है Q/L। ठीक है, मात्रक E का मात्रक न्यूटन पर कूलम। अगला देखते हैं लास्ट फार्मूला इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का लास्ट फार्मूला 12। और भी फार्मूले हैं लेकिन वो भाई 30% सिलेबस हट गया तो उसको बताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और बताएंगे भी तो आप लोग खुद ही कमेंट करेंगे, सर जी ये तो सिलेबस से हट गया फिर भी आप बताए जा रहे हैं। तो भाई आप लोगों को ज़्यादा बताओ तो भी दिक्कत है, तो इसलिए उतना ही जानो जितना आपके सिलेबस में। ठीक, आगे देखो, अगर कोई हमारा समतल चादर है वो एक समान रूप से आवेशित है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो होती है σ/2ε0। कितनी होती है? σ/2ε0, जहाँ पे सिग्मा क्या चीज़ है? सिग्मा इजकल टू होता है Q/A। Q/A। ठीक है, Q क्या है? उस समतल चादर पर उपस्थित कुल आवेश, A क्या है? उस समतल चादर का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर हो गया? ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। निकल जाएगा। तो ये पहले चैप्टर का फार्मूला हो गया। कोई डाउट है किसी को पहले चैप्टर में? अगर नहीं किसी को डाउट है तो बढ़ा जाए अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं हमारे साथ साथ, या फिर जो है चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो PDF जो है आपको मिल ही जाएगा। टॉप 100 बैच में भी भेज दिया जाएगा और ऐप पे भी डाल दिया जाएगा। तो जो लोग ऐप से जुड़े हैं वहाँ देख लीजिए, जो लोग वैसे जो भी ऐप से जुड़ा है वो टॉप 100 बैच से भी जरूर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के फार्मूले को। तो सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और एक चीज़ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को सिलेबस से लेकर कोई डाउट है तो बिल्कुल डाउट रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा कि संडे लाइव में भी मैंने आपको बताया था कि आपका सिलेबस जो है वो नवंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद हर एक चैप्टर आपको रिवाइज भी करवाया जाएगा और ये रिवीजन का काम लगभग मान के चलिए दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे। कोर्स जो है नवंबर में कंप्लीट कर दे रहे हैं और प्लस रिवीजन भी आपका दिसंबर में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद बचा ही क्या आपको पास, सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते चलिए हमारे साथ। जो भी आपको प्रैक्टिस सेट हम करवाते चले, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप वाइज बिल्कुल बोर्ड के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए तैयारी करवाएंगे और आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम से बिल्कुल डरने की फिजिक्स में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही बोलोगे कोई दिक्कत नहीं सर, एग्ज़ाम आज हो या कल हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, हम तो बिल्कुल प्रिपेयर हैं। तो आइए देखते हैं, पहला फार्मूला है वैद्युत विभव का।
तो वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है W/Q। वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है W/Q। कहने का मतलब है कि अगर कोई हमारा, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें अनंत से किसी भी हम परीक्षण आवेश को ले आते हैं, तो उस परीक्षण आवेश को अनंत से उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य बटे, ठीक है, लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब मान के निष्पत्ति का क्या मतलब है? तो मान के निष्पत्ति का मतलब होता है किया गया कार्य और किसके मान की बोल रहा है? आवेश। तो आवेश का मान कितना था? Q। कार्य हमने कितना किया? W। तो W बटे Q को वैद्युत विभव कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है, एक ठू तो होता है वोल्ट और दूसर का जो होता है वो क्या होता है? 22 का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल बटे कूलम। और कार्य का एक और मात्रक होता है, कौन सा? W बराबर क्या होता है? बल गुणे बीच की दूरी, हाँ, न्यूटन मीटर। तो लिख लो भैया न्यूटन मीटर बटे कूलम। तो देखिए ये आपके इसके मात्रक, ये इनके समझ लीजिए रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो भाई रिश्तेदारों को आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इनके रिश्तेदार कौन कौन से हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं वैद्युत विभवांतर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए वैद्युत विभवांतर क्या चीज़ है? तो विभवांतर जैसा कि नाम में कुछ थोड़ा सा नाम से हमको कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा? विभवांतर। अगर इसको अलग अलग देखा जाए तो क्या हो जा रहा है? विभव में अंतर। तो जब भी विभवांतर की बात होती है तो यहाँ पे दो बिंदु आ जाते हैं हमको। ठीक है, जब तक हमें दो पॉइंट नहीं मिलेंगे तब तक हम विभवांतर नहीं बता पाएंगे। जैसे मान लो ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये दूसरा पॉइंट आपका बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर विभव का मान कितना है? बी ए मान लेते हैं। यहाँ पर विभव का मान कितना है? बी बी। तो इनके बीच विभवांतर कितना हो गया भाई? विभवांतर अंतर पूछ रहा है तो सीधे सीधे माइनस कर दो। विभवांतर कितना हो गया? बी ए माइनस वी बी। और ये किसके बराबर होता है भाई? यहाँ पे किया गया कार्य हमारा कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बी। ठीक है, यहाँ पे किया गया कार्य कितना होगा? डब्ल्यू ए। ठीक है, माइनस डब्ल्यू बी और बटे क्यों? क्योंकि आवेश तो वही है ना, उसी आवेश को हम ला रहे हैं तो इसलिए बटे क्यों। अब इन दोनों का मान कितना हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू ए बी अपान क्यू। ठीक है, तो आपके विभवांतर का ये फार्मूला है। ठीक है, मात्र वही है, इनके भी रिश्तेदार वही हैं जो इनके रिश्तेदार थे। ठीक है, तो रिश्तेदार दोनों के सेम है। आगे देखते हैं भाई। देखो, जिससे बाप के जो रिश्तेदार होते हैं मैक्सिमम बेटे के भी रिश्तेदार वही होते हैं। हाँ, कब तक? जब तक शादी नहीं हुई होती है। ठीक है, मोस्टली तो शादी होने के बाद बेटे के कुछ और नए रिश्तेदार हो जाते हैं, लेकिन जब लड़का थोड़ा सा छोटा ही रहता है उसके रिश्तेदार वही होते हैं जो उसके पिताजी के होते हैं। तो ये इनको पिताजी समझ लो, इनको बेटे समझ लो, जैसा ही आपको समझ में आए, बस समझना है। चलिए आगे देखते हैं। कोई अगर बिंदु आवेश है, ठीक है, हमारा कोई बिंदु आवेश है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आवेश इतना बड़ा सा रखा हुआ है क्यू। ठीक है, नहीं दिख रहा? चलो थोड़ा सा दबा के लिख देते हैं। अब दिखा? हाँ, तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, तो वहाँ पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा? देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ से r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पर वैद्युत विभव B का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, Q/R। ठीक है, मात्रक का मतलब हो गया रिश्तेदार। तो रिश्तेदारों के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, हाँ, इसका एक फार्मूला और होता है, V इक्वल टू होता है E गुणे R। ठीक है, अगर हमें इस आवेश के कारण इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो दूरी से सीधे सीधे उसमें मल्टीप्लाई कर दो, दूरी से गुणा कर दो। ठीक है,
दूरी से क्या करो, गुणा कर दो। तो दूरी से जब भी हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वैद्युत विभव का मान आ जाएगा उस बिंदु पर। आगे देखते हैं, अगला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो थोड़ा सा याद करो, पहले इस चैप्टर में हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो तीव्रता जैसे आपने निकाला था ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे विभव निकालना है। लेकिन अक्षीय स्थिति में तो तीव्रता आई थी कुछ ना कुछ निकल के, लेकिन निरक्षीय स्थिति में विभव आपको नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, क्यों जीरो मिलेगा, इसको ज़्यादा जानकारी के लिए फॉर मोर डिटेल सीधा वीडियो को देखो। ठीक है, इस वीडियो का लिंक जो है हम नीचे दे देंगे। ठीक है, इस वीडियो का जिसमें ये चीज़ अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आपका कैलकुलेट किया गया है कि कैसे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आपका जीरो हो जाता है, वो चीज़ हम वीडियो का लिंक आपको दे देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा। तो देखिए भाई, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे में R²। ठीक है, ये आपका अक्षीय स्थिति है। और अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति में B इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अब P क्या चीज़ है पता है, पहले चैप्टर में जाओ, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। बाकी सारी चीज़ तो पता ही है, मात्रक यानी इनके रिश्तेदार वही हैं जो इनके रिश्तेदार हैं। भाई विभव ये भी है, वो भी विभव ही है। ठीक है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध देखते हैं। तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध है, सीधा संबंध है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर यानी डेल्टा V/R। ठीक है, ये डेल्टा है तो ये लिख लो डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध है। यानी पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर का अगर संबंध देखा जाए, ये कैसे एक दूसरे से रिलेशन में बंधे हुए हैं, तो वो रिलेशन यही है। ठीक है, इसी रिलेशन से बंधे हुए हैं। आगे देखते हैं, अगर आवेशों का कोई निकाय है, अब सिंपल सी बात है, आवेश तो एक स्थान पे स्थिर होने वाले हैं नहीं। ठीक है, एक स्थान पे स्थिर होने वाले हैं नहीं। इलेक्ट्रॉन भी देखो मौका पाता है तुरंत इधर से उधर भाग जाता है। ठीक है, जिसे आप लोगों को बोला जाए कि नहीं बेटा आपको ये घर पे काम करना, पढ़ाई करना, तो हमने देखा कि खेलने के लिए अगर किसी को मना किया जा रहा है तो वो मौका पाते ऐसा भागते हैं कि सीधे वो फिर खेल के मैदान में ही मिलते हैं, दाएं बाएं देखो तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है, वो भी मौका ही देखता है, मौका पाया निकल लिया। तो अगर सभी को हम ले आके, ठीक है, आवेशों का कोई निकाय बनाए, तो निकाय को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा ना। अरे भाई, जैसे निकाय बनाने का मतलब यही है कि जैसे मान लो कोई भी खेल आपको शुरू करना है तो उसके लिए क्या होता है, अकेले तो हम शुरू नहीं कर सकते, पूरी हमको टीम चाहती है। ठीक है, तो टीम को इकट्ठा करने के लिए आप कुछ काम करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको फ़ोन करो। ठीक है, अरे भाई उसको फ़ोन करो, वो बैट लेके आया, उसको फ़ोन करो, स्टंप उसके पास है, तो सारी चीज़ें व्यवस्था ना करते हैं तो उसके लिए थोड़ी बहुत आपकी क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर हम किसी निकाय की रचना करते हैं तो उस निकाय की रचना करने में जो हमको कार्य करना पड़ता है, वही टोटल कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा U का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R12। ठीक है, जैसे मान लो एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, दोनों आवेशों को हम ले आ रहे हैं। ठीक है, दोनों आवेशों को कहीं से उठा के ले आते हैं, तो इनको लाने में जो किया गया कार्य है, लाके इन दोनों को इतनी दूरी पर रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो इस दूरी पर व्यवस्थित करने या रखने में जो हमको कार्य करना पड़ेगा, वो इस निकाय की क्या कहलाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और इसका फार्मूला यही होता है।
ठीक है। अब मात्रक क्या होगा भैया, थोड़ा सा इनके भी रिश्तेदारों की बात करें। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इसके रिश्तेदार को हमें लेना है तो हम क्या कर सकते हैं। इनके रिश्तेदार के बारे में पता है, इनके रिश्तेदार क्या हैं, एक तो बोल्ट हैं, दूसरे बोल्ट हो गए, दूसरे जो क्या हैं भाई यहाँ से देख लो, ई का मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और आर का मीटर, ये हो गया। ठीक है। या एक और बताए थे W/Q, तो W का क्या होता है जूल, बटे इसका क्या होता है कूलाम। ठीक है, तो एक ये भी हो गए जूल बटे कूलाम। तो अब देखो, अगर हम यहाँ तक देखें तो इनके रिश्तेदार भी वही है ना भैया, इनके रिश्तेदार भी तो वही है जो इसके रिश्तेदार हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें तो लिखी गई हैं। ठीक है, तो एक क्यू एक्स्ट्रा आ रहा, तो एक क्यू से एक क्यू अगर हम काट दें तो क्या मिल जाएगा, कूलाम अगर काट दें तो या तो ये मिल जाएगा जूल, भाई यहाँ भी गुणे कूलाम कर दोगे तो ये कूलाम कटेगा तो मिल जाएगा जूल, या मिल जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, या मिल जाएगा वोल्ट इंटू कूलाम। ठीक है, तो ये इनके रिश्तेदार हैं, थोड़ा सा रिलेट करके कोशिश करो, रटने की नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो फार्मूला है, एक समान कोई वाय वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसमें अगर हम किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालें तो द्विध्रुव को घुमाने के लिए जो कार्य करना पड़ता वही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अभी पहले चैप्टर में बताया गया था टाउ बराबर क्या होता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, या पी ई साइन थीटा, जहाँ पे पी क्या है, कोई भी हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उसका द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई भी द्विध्रुव अगर रखा हुआ है तो उसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब इसको घुमाने में किया गया कार्य U बराबर, ये तो रखने के लिए हो गया, लेकिन अगर इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है, जैसे बताइए ये ऐसे ला के रख रहे हैं, इनको घुमा रहे हैं, तो घुमाने के लिए जो इसमें स्थितिज ऊर्जा U का फार्मूला होता है वो होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब θ1 माइनस θ2 क्या है, जैसे मान लो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, पहले इसको हमने रखा θ1 पे, अब θ1 से घुमा के कहाँ कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं θ2 पे। ठीक है, तो θ1 से θ2 घुमा रहे हैं, तो θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य का जो फार्मूला आएगा वो यही होगा। ठीक है, यही उसकी टोटल वर्क होगी घुमाने में। आगे देखते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अगर इसी को हम 0 से थीटा डिग्री घुमाएं तो जब 0 से थीटा डिग्री इसको हम घुमाते हैं तो ये फार्मूला भाई cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है ना, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो अगर इसको थीटा डिग्री घुमाए तो ये U बराबर निकल के आता माइनस PE cos थीटा। ओके, चलिए मात्रक क्लियर है ना भाई। U क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ये सब हमारे स्थितिज ऊर्जा ही है, तो इसका भी मात्रक यही होगा जो इसका मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता क्या होती है इसको भी देखते हैं। देखिए ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो फार्मूले से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रह जाएगा और ना ही मात्रक से। ठीक है, तो बिल्कुल इसीलिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है इस वीडियो से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए 50% पेपर आपका तैयार हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में लगभग कहीं ना कहीं से, चाहे वो डेरिवेशन को मिला के या फिर आपके न्यूमेरिकल को मिला के, पूरा जो है लगभग 50% पेपर जो है आपके न्यूमेरिकल पर बेस्ड होता है। अभी पिछली बार ही जो आपके रिसेंट 60 सेट बनते हैं, जब भी आपके बोर्ड का पेपर होता है तो टोटल आपके 7 सेट बनते हैं।
हर जिले का पेपर जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो उसमें से एक पेपर ऐसा बन गया था जिसमें 90% न्यूमेरिकल था, ठीक है। और वो पेपर जो है भाई न्यूमेरिकल बच्चों को टफ लगता है ना फिजिक्स के, तो भाई जब न्यूमेरिकल टफ लग रहा है और 90% न्यूमेरिकल है तो पेपर तो टफ तो लगेगा ही। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूमेरिकल को भी बिल्कुल उसी तरीके से आप आसानी से पढ़ो जैसे आप थ्योरी याद करते हैं। इसमें क्या है, कुछ खास तो नहीं है, बस वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, आंसर लो। यार इतना आसान है, फिर भी आप लोग पता नहीं क्या करते हो। चलो देखो, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, Q/B, ठीक है। जहां पे Q क्या है, आवेश है, V क्या है, उस संधारित्र का वॉल्यूम, ठीक है, या कह सकते हैं वोल्टेज है या विभव है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, और B का मात्रक वोल्ट, ठीक है। तो संधारित्र C का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, कूलाम बटे वोल्ट, या इसी को हम लोग फैरेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरेड, या माइक्रो कूलाम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल संधारित्र। अगर हमारा कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होती है ε0A/d। अब भैया इसमें जितने भी टर्म आए हैं ध्यान से देखो, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारा कोई दो समांतर प्लेट है, एक इनके प्लेटों का क्षेत्रफल A है और इसके बीच की दूरी 2 है, यानी दोनों समांतर प्लेटों को एक दूसरे से D दूरी पर रखा गया। जैसे मान लो ये हमारे दो समांतर प्लेट हैं, इसको हम ऐसे रख दे रहे हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, D है, और इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है, ठीक है। तो वही A जो है यहाँ पे क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, और D जो है उसके बीच की दूरी है, और ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे निर्वात है, हम कोई परावैद्युतांक भर देते हैं, तब इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लेते हैं इसमें परावैद्युतांक K भर दिया हमने, तो इसकी जो धारिता है K गुना बढ़ जाती है। बढ़ जाने का मतलब डायरेक्टली K से गुणा हो जाएगा। तो एप्सिलॉन C बराबर तब आपका क्या हो जाएगा, ε0 इंटू KA/D, ठीक है। आगे देखते हैं संधारित्रों का समायोजन। भाई संधारित्र हैं, संधारित्र को जोड़ना भी सिखाया जाता है। तो संधारित्रों का समायोजन बिल्कुल प्रतिरोधों के समायोजन का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अगर प्रतिरोध इधर भागेगा तो संधारित्र इधर भागेगा, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। संधारित्र के केस में अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, पहला लिखो, अगर हम समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ते हैं तो याद करो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जो फार्मूला था वो क्या था, समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही ना होता है। लेकिन यहाँ इसका उल्टा है। तो समांतर क्रम में संधारित्र C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो एन, जितने भी संधारित्र हैं सबको जोड़ लो। और श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो 1/c हो जाता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस अप टू सो वन, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से संधारित्रों को हम जोड़ सकते हैं। ये उनकी क्या है, कई संधारित्र हैं तो कई संधारित्रों की जगह पर हम एक संधारित्र लगा सकते हैं। आगे देखते हैं संधारित्रों में संचित ऊर्जा W। तो संधारित्रों में संचित ऊर्जा, कितनी भी ऊर्जा जो है उसमें स्टोर होगी, इसका जो फार्मूला होता है हाफ Q²/C, जहाँ पे C क्या है, संधारित्र की धारिता, Q क्या है, उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा, मात्रक क्या होगा, जूल, W का मात्रक क्या होता है, जूल। ये बराबर हो जाएगा हाफ CB² के। क्यों, यहाँ से भैया रिलेट कर लो, Q का यहाँ से देखो Q बराबर क्या आपका आ जाएगा, CB। तो Q की जगह CB रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, CB² आ जाएगा। अगला हाफ QB भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से बार बार आप वहाँ यहाँ क्या Q²/C है, तो यहाँ से Q का मान निकाल के रख दो, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि C गायब है, तो C की जगह C का मान निकाल के रख दो, तो C बराबर Q/V हो जाएगा, ठीक है। C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V।
तो सी की जगह अब जब हम क्यू बाई वी रखेंगे तो वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा और क्यू आ गया क्यू वी। ठीक है। हाँ, संधारित्र के अगर ऊर्जा घनत्व की बात हम करें तो संधारित्र की ऊर्जा घनत्व जो होती है यानी U इजकल टू ये होता है ½ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर गुणे AD। ठीक है। अब सारे टर्म इसमें देखो भाई क्या क्या चीज़ें हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट के बारे में पता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ई क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है प्लेट का क्षेत्रफल है, डी क्या है प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व का ये फार्मूला है आपका। ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके। आई थिंक आपके चैप्टर नंबर 2 के भी सारे फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप बेहिचक बता सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं, बाकी आगे जो है अगले वीडियो में देख लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, शायद आप लोगों को